नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एजुकेटर पर। इस वीडियो के साथ हम इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। इस संपूर्ण सीरीज़ के दौरान हमारा प्रयास रहेगा कि आपके अंदर इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणात्मक समझ, बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए, इस समझ को विकसित किया जाए। बिल्कुल शून्य स्तर से, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करके उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जो स्तर आपको किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए आपसे अपेक्षित है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन दरअसल होता क्या है। साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट दरअसल होते क्या हैं और इनके बीच का अंतर क्या होता है। अंत में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जो कंसेप्ट है वो दरअसल है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस अर्थव्यवस्था के उत्पादन की प्रवृत्ति को समझा जाए, क्योंकि उत्पादन ही वह धुरी है जिसके चारों तरफ न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि संपूर्ण अर्थशास्त्र चक्कर लगाती है। तो वही आज का हमारा टॉपिक भी है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन या फिर यूँ कहें कि आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे उत्पादन की अवधारणा के बारे में, यानी कि कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कौन सी उत्पादित वस्तु को उत्पाद की श्रेणी में रखा जाए और किन किन उत्पादित वस्तुओं को उत्पाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। मान लेते हैं एक उत्पादन करता है M1, उनकी कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसमें वो दो वस्तुओं को उत्पादित करते हैं। वो वस्तुएं हैं X1 और X2। फिलहाल के लिए लेते हैं X1 को। X1 की एक मॉनेटरी वैल्यू है, मान लेते हैं MV, मॉनेटरी वैल्यू है। इस मॉनेटरी वैल्यू के बदले X1 का हम क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी हम भाई मैन्युफैक्चरर 1 के पास जाएं, कहें कि भाई देखो M1, तुमने ये वस्तु X1 उत्पादित की है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू तुमने तय की है, मान लेते हैं Y1। तो ये लो Y1 मॉनेटरी वैल्यू इसकी और मुझे ये वस्तु X1 प्रदान कर दो। तो जो मैन्युफैक्चरर होगा M1 वो क्या करेगा, ठीक है भाई, मैंने तो वस्तु बनाई किस लिए है, ताकि मैं इसका एक्सचेंज कर सकूँ कुछ मॉनेटरी वैल्यू के एवज में। तो ये लो तुम मुझे Y1 दो और मैं तुम्हें ये वस्तु X1 देता हूँ। तो ये जो X1 है ये ट्रू सेंस में एक प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है जिस मॉनेटरी वैल्यू के एवज में इसका एक्सचेंज यानी कि विनिमय या फिर आसान शब्दों में कहें आदान प्रदान संभव है। वहीं एक दूसरी वस्तु है X2। भले ही इस वस्तु X2 को उसी उत्पादनकर्ता M1 ने उसी कंपनी XYZ लिमिटेड में उत्पादित किया है, लेकिन यदि इस X2 की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है जिसके एवज में इसका विनिमय यानी कि एक्सचेंज या फिर यूँ कहें कि आदान प्रदान किया जा सके, तो ये जो वस्तु X2 है ये ट्रू सेंस में एक उत्पाद नहीं कहलाएगी या इसे उत्पाद के रूप में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ स्पष्ट है कि किसी भी उत्पादित वस्तु को उत्पाद के रूप में माना जाएगा यदि उसकी कोई मौद्रिक मूल्य है और उस मौद्रिक मूल्य के एवज में उसका विनिमय यदि संभव है तो वो उत्पाद है, और यदि उसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है जिसके एवज में उसका विनिमय संभव है तो वो जो है उत्पादित वस्तु उत्पाद की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। ये तो हो गई बेहद तकनीकी शब्दों में इनकी बातचीत। यदि हम सामान्य शब्दों में समझे तो यदि कोई वस्तु हम उत्पादित करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी उसका पैसों के रूप में उसको हम आंक नहीं सकते कि भाई इसकी ये मॉनेटरी वैल्यू है, तो वो जो वस्तु है वो वेस्ट है। एक तरह से वो इकोनॉमी में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। और जब उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसे उत्पाद के रूप में हम श्रेणीकृत उसे कैटेगराइज नहीं करेंगे। तो यही हमारा पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि उत्पाद का मतलब उन सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से है जिनका मुद्रा के द्वारा विनिमय यानी कि एक्सचेंज किया जा सके। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो इसे भी हम पहले एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक उत्पाद जो है उत्पादित किया उसी कंपनी M1 में X1। तो ये जो उत्पाद है हमारा X1 ये तो अंतिम उत्पाद है किसी भी
रॉ मटेरियल से अंतिम उत्पाद तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे इंटरमीडिएट फेजेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे दरमियानी चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो मानते हैं कि रॉ मटेरियल X से फाइनल प्रोडक्ट X1 बनने तक के 3 चरण हैं, Y1, Y2 और Y3। तो इन 3 चरणों की भी तो कुछ मॉनेटरी वैल्यू रही होगी, कुछ मौद्रिक मूल्य इनका भी तो रहा होगा। मान लेते हैं कि हमने खेत से गेहूं काटे और हमें उस काटे गए गेहूं की ब्रेड बनानी है। तो उस गेहूं से ब्रेड को प्राप्त करने के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट फेजेस हैं, बहुत सारे चरण हैं कि हम गेहूं को काटेंगे, फिर उनको साफ करेंगे, उनको पिसाएंगे, उनका आटा बनाएंगे। तो बीच में जैसे आटा है तो उसकी भी तो कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, उसका भी तो कुछ मौद्रिक मूल्य है, उसका भी तो पैसों के रूप में कुछ ना कुछ मूल्य है। तो उत्पादन की अवधारणा कहती है कि हमें इन सारे इंटरमीडिएट फेजेस की जो भी मॉनेटरी वैल्यू है उसको इग्नोर करना होगा। और जब हम बात करेंगे X1 की मॉनेटरी वैल्यू की, तो वो सिर्फ अंतिम रूप से तैयार प्रोडक्ट X1 की मॉनेटरी वैल्यू ही होगी। उसमें बहुत सारे जो इंटरमीडिएट फेजेस हैं उन सब की मॉनेटरी वैल्यू को हमें इग्नोर कर देना होगा। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि उत्पाद की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में दरमियानी यानी कि इंटरमीडिएट वस्तुओं या उत्पादों के मौद्रिक मूल्य को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसको इसने दूसरे रूप से ऐसे कहा है कि अर्थव्यवस्था के उत्पाद के अंतर्गत सिर्फ अंतिम रूप से तैयार माल, यहाँ जो कीवर्ड है वो है अंतिम रूप से तैयार माल और सेवाओं के एक निश्चित अवधि के अंदर मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला जो कंसेप्ट है उत्पादन की अवधारणा आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है आर्थिक गतिविधियां यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं हम उन्हें मेनली 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियों को हम शामिल करते हैं। तो वे सभी गतिविधियां जिनके मूल में मनोवैज्ञानिक तृप्ति होती है यानी कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाने वाली संपूर्ण गतिविधियों को हम गैर आर्थिक गतिविधियां या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि मंदिर जाना, चर्च जाना, गुरुद्वारा जाना, मूवी देखना, खेलना, माता पिता के साथ समय स्पेंड करना, ये सब जो गतिविधियां हैं जिनके मूल में कोई धन अर्जन की लालसा नहीं है या फिर ऐसी गतिविधियां जो आजीविका कमाने के लिए नहीं की गई हैं, तो ऐसी सभी गतिविधियां जो हैं वो गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। इसके ठीक उलट वे सभी गतिविधियां जिनके मूल में धन अर्जन या लाभ अर्जन या आजीविका के लिए की गई सभी गतिविधियां हों, वे सब गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। या फिर तकनीकी शब्दों में कहें तो वस्तुओं का उत्पादन और सेवा प्रदान करने की जो गतिविधियां हैं उनको हम कहते हैं आर्थिक गतिविधियां। तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें प्रोडक्शन भी शामिल है और सर्विस प्रोवाइड करने का जो हमारा काम है वो भी शामिल है, यानी दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो मानते हैं ये कोई कंट्री है एक्स, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, और ये इसकी टेरिटरी है। न तो ऐसा कोई देश असल में है, न किसी देश की भौगोलिक सीमाएं लगभग इस तरह की हैं। हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि कोई देश है एक्स जिसकी इस तरह की भौगोलिक सीमाएं हैं। तो इन संपूर्ण भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो भी अंतिम रूप से तैयार माल और सेवाएं होंगी, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, उनकी जो मौद्रिक मूल्य होगा, उसे हम घरेलू उत्पाद कहेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो इस देश एक्स का निवासी है या पड़ोसी देश का निवासी है या सुदूर स्थित किसी देश का निवासी है। यदि वो इस देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पन्न करने का काम कर रहा है, तो वो वस्तुएं एवं सेवाएं और उनका मौद्रिक मूल्य जो है वो इस देश का घरेलू उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि भारतीय सीमाओं के अंदर मान लो एमएनसीज में कोई यूरोपियन काम कर रहा है या फिर कोई पाकिस्तानी काम कर रहा है, कोई साउथ एशियन कंट्री का नागरिक काम कर रहा है, तो वो सब मिलके जो भी भारत के अंदर उत्पन्न कर रहे हैं
वो सब भारत के घरेलू उत्पाद का ही हिस्सा होंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पाद और घरेलू आय का मतलब क्या है, एक ही है। चाहे हम घरेलू उत्पाद कहें या घरेलू आय कहें, इकोनॉमिक टर्म्स में दोनों क्या हैं, समानार्थी हैं, एक जैसे ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार टॉपिक के बारे में, जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIAD, विदेशों से शुद्ध कारक आय। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं इसके परिभाषा की तरफ। इसकी परिभाषा कहती है कि इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले गौर करते हैं ये नेट फैक्टर इनकम है। तो जब भी हमें शब्द दिखेगा नेट, यानी कि ये किन्हीं दो चीज़ों के बीच का अंतर है। तो नेट फैक्टर इनकम है, यानी कि ये दो फैक्टर इनकम्स के बीच का अंतर है। अब जानते हैं ये किन दो फैक्टर इनकम्स के बीच का अंतर है। तो फैक्टर इनकम 1 वो इनकम जो किसी देश के नागरिकों ने उस देश से बाहर रहते हुए कमाई है, यानी विदेशों से उस देश के नागरिकों द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम 2 कौन सी है, वो फैक्टर इनकम जो विदेशियों ने उस देश में रहते हुए कमाई है। तो इन दोनों फैक्टर इनकम्स के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। अब ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव किस केस में होगी, इसे चलिए भारत के संदर्भ में समझते हैं। मान लीजिए कि भारतीय जो कुछ यूरोप में रह रहे हैं, उन्होंने यूरोप से जितनी फैक्टर इनकम अर्न की वो यूरोपियों द्वारा भारत में अर्न की गई फैक्टर इनकम से ज़्यादा है। तो भारत की नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जब सिचुएशन इसके विपरीत होगी तो भारत की NFIAD क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में। इससे पहले हम घरेलू उत्पाद के बारे में बात कर चुके हैं। जब हमने घरेलू उत्पाद के बारे में बात की थी या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, तो हमने इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है, हमने सिर्फ एक चीज़ पर बल दिया था कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कहाँ हो रहा है। यदि उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होता है तो वो वस्तुएं एवं सेवाएं उस देश का घरेलू उत्पाद कहलाएंगी। लेकिन जब हम बात करेंगे राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कहाँ हो रहा है, महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है। ठीक है, तो जब हम राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो घरेलू उत्पाद में से NFIAD को या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। यदि NFIAD धनात्मक होगा तो जोड़ देंगे और ऋणात्मक होगा तो घटा देंगे। इस तरह हम घरेलू उत्पाद से राष्ट्र आय को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमने एक चीज़ और मेंशन की है कि राष्ट्र आय घरेलू आय से कम होगी यदि अप्रवासी भारतीयों की आय भारत में अर्जन कर रहे विदेशियों से कम है या इसके प्रतिकूल है। ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अलग अलग माध्यमों पर मुझसे सीधा जुड़ने का संपर्क सूत्र आपके साथ साझा किया है। यदि आप चाहें तो इन अलग अलग माध्यमों पर मेरे साथ सीधा जुड़कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अपने सफ़र को और अधिक सहज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना न भूलें। और भविष्य में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाते रहने के लिए जुड़े रहें यूट्यूब चैनल DS एजुकेटर के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।